हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आसानी से आपके क्लियर होते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इस मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करते हुए आंसर को क्रॉस चेक करना है। एंड ज़रूर इस सेशन के एंड में अपना जो भी स्कोर हुआ है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में अच्छा स्कोर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़िए। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए एंड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप वही पढ़ें। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसका नया बैच 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस भी कवर करवाएंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे एंड आपको ऐसी आसान ट्रिक्स बताएंगे जिससे बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट्स के साथ आपका पेपर में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। पूरे सिलेबस के नोट्स के साथ में आपको रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं। जैसा हमारा पेपर आता है हिंदी और इंग्लिश में, देखिए उसी तरीके से आपको हम ये पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए और कुछ डेमो क्लासेस देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए मध्य प्रदेश सेट एग्जाम। लाइव क्लासेस को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं क्लासेस को आप लोग बार बार अगर देखना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो कंटेंट पर जाकर इस कंप्लीट कोर्स में देख सकते हो कि यूनिट वाइज आपके पास फोल्डर मिल जाएंगे। हर एक फोल्डर में वीडियो लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं एंड मॉक टेस्ट भी है। आपके लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता पेपर वन में 80 प्लस स्कोर करने का। आपको ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ, इन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है आईसीटी यूनिट से। ठीक है, इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट वन में अ डीवीडी और सीडी यूजिंग द लेटर आर इंडिकेटेड दैट इट इज रीड ओनली। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने डीवीडी और सीडी ये टर्म तो सुनी ही होंगी। इसमें एक टर्म यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है जिसको आर बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि आर का मतलब होता है रीड ओनली, यानी कि इसमें से सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जो कुछ भी चीजें हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी कि वेब ब्राउजर्स की मदद से एक यूजर को हम अलाउ करते हैं कि वो इंटरनेट को यूज कर सके। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि डीवीडी और सीडी में जो आर वर्ड होता है ना, उसका मतलब रीड ओनली नहीं होता, उसका मतलब होता है री राइटेबल या फिर रिकॉर्डेबल। ठीक है, जिस भी डीवीडी और सीडी में रीराइटेबल या फिर रिकॉर्डेबल या फिर सिंपली आर लिखा होगा, उसका मतलब ये होता है कि इसमें जो गाने हैं, मान लीजिए एक सीडी में या एक डीवीडी में कुछ सॉन्ग्स में लेकर के आई हूँ, अगर उसमें आर लिखा है तो हम उन सॉन्ग्स को डिलीट करके न्यू सॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आर का मतलब रीड ओनली नहीं होता, इस केस में होता है रीराइटेबल और रिकॉर्डेबल। एंड स्टेटमेंट टू में जो बोला है वेब ब्राउजर्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। देखो, वेब ब्राउजर्स का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वो है गूगल क्रोम। ठीक है, आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ये सारे क्या है, अगर हम लोगों को इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करना है, तो हम लोग गूगल क्रोम में जा करके वहां पे सर्च करते हैं। तो ये है वेब ब्राउजर, जो कि इंटरनेट पे कुछ भी चीजें हैं उसको सर्च करने में हमें मदद करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि इसकी मदद से हमें इंटरनेट मिलता है, तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टोरल स्किल काउंसिल विल बी इंक्यूबेटेड बाय, यानी कि क्षेत्रीय कौशल परिषदों का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? नीति आयोग, इंडियन स्टैंडर्ड्स काउंसिल, यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय कौशल परिषद यानी कि सेक्टोरल स्किल काउंसिल क्या होती है।
तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को या फिर जो क्वालिफिकेशन बॉडीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको लॉन्च करने, स्किल से किसी पर्सन को कोई मतलब स्किल सिखानी है हमने, एक टीम को कोई नया स्किल सिखाना है, उन सब चीजों के लिए जो काउंसिल्स बनी होती है वो होती है सेक्टोरल स्किल काउंसिल। ठीक है, सो इसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? इसका विकास होगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो इसको अगर एग्जाम में आपके पास NSDC लिखा होगा तो आप लोगों ने इजीली आइडेंटिफाई कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो NSDC क्या होता है? ये एक स्किल डेवलपमेंट कमेटी है जो कि फंड प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए फंड देती है? ताकि वो लोगों को आगे जो लेटेस्ट स्किल्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है वो उनको वो प्रोवाइड करा सके, वो चीजें उनको वो सिखा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन यूनिट स्टूडेंट्स हमारी 4th यूनिट है, राइट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है संचार अपरिहार्य होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन is usually taking place even when someone does not want or intend to communicate। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाती हूँ कि अगर पर्सन ए पर्सन बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन इनएविटेबल कब होगी? जब ए तो बात करना चाहता है लेकिन पर्सन बी जो है वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल। तो कम्युनिकेशन सोशल होता है या नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है। ठीक है, तो सोशल होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे। ठीक है, यानी कि सामाजिक। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन क्या अपरिवर्तनीय होता है? अब देखो, मैंने आप लोगों को, मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ए ने बी को कोई सीक्रेट बता दिया, ठीक है, बी ने वो चीज सुन ली, तो क्या वो उस चीज को रिवर्स कर सकता है? बाद में रिग्रेट तो ए को हो रहा है कि मुझे ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बता दिया, तो क्या वो उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन इज कल्चरल। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक होता है कम्युनिकेशन। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। अब देखो, मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी लैंग्वेज में, जैसे मराठी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, तो क्या है, ये हम अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली कॉमर्शियल। कम्युनिकेशन क्या सिर्फ व्यवसायिक होता है? नहीं होता है। जनरल बातें भी तो होती है, तो वो सब कॉमर्शियल के अंदर तो नहीं आता। ओके, सो आप सभी को मैंने ये सारे ऑप्शंस बता दिए। अब अगर हम देखें, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। तो ये तब सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस को अचीव करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें किसकी जरूरत है? पावर की जरूरत है सबसे पहले। ओके, सो दिस प्रोसेस टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन इज पावर्ड बाय रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएगा विंड यानी कि हवा, और सोलर एनर्जी यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं। तो ये आ जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। दैट मेक्स ग्रीन हाइड्रोजन द क्लीनेस्ट ऑप्शन। ठीक है, विंड और सोलर से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, यूज होती हैं, वो सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन होती है, वो सबसे क्लीनेस्ट होती है। राइट, सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अभी ये जो 4 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDMI ports allow output both audio and visual
from a computer to an HDMI enabled devices. HDMI is an acronym for. अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस ना ICT यूनिट में से हमेशा पूछे जाते हैं एंड इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या लिखा है, ये डेफिनेशन हमें नहीं आती। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, देन देखो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी का ये जो है डेफिनेशन, उसको आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ HDMI की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। सो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एक स्पेसिफिकेशन होता है जो कि कंबाइन करता है ऑडियो और वीडियो को एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस में। अब देखो, हम जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें ऑडियो भी आपको दिखता है, आवाज भी सुनाई देती है एंड वीडियो भी दिख रही है, ये जो सामने पीपीटी नजर आ रही है, ठीक है। तो HDMI क्या करता है, ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करता है एंड एक डिजिटल इंटरफेस में उसको यूज करता है, ठीक है, जिसको कि वो डीवीडी के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, DTV के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। डीवीडी मैंने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में क्या होता है, एंड DTV होता है डिजिटल टेलीविजन, ठीक है। सो डिजिटल टेलीविजन प्लेयर्स जो होते हैं वहां पे भी इन चीजों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 बोलती है, इफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, ठीक है, अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड है एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से दैट आर्ग्यूमेंट इज साउंड। स्टेटमेंट 2 बोलती है इफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से इट इज कोजेंट। ओके, सो सबसे पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये आप जान लीजिए। सो इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर सीरीज जो बनाई है उसमें भी आपको डिटेल में बताया था, बट फिर भी अगर आप नए हो तो मैं फिर बताती हूँ कि इंडक्टिव जो भी चीज नीचे से ऊपर की ओर जाती है वो इंडक्टिव होती है, एंड डिडक्टिव, डिडक्ट करने का मतलब ये होता है कम करना। अब किसी चीज को कम कब किया जाता है, जब ऊपर लेवल से नीचे लेवल की ओर आती है। तो ये है इंडक्टिव डिडक्टिव, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को वैलिड माना जाता है, इसको वैलिड माना जाता है जब इसके प्रीमाइसेस यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा ही है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से इट इज कोजेंट, ठीक है। सो इसमें अगर प्रीमाइसेस ट्रू है एंड यहां से हम फॉलो करते हुए पहुंचे हैं तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। सो इस अकॉर्डिंग अगर देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर, क्योंकि इधर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड, which of the following are excluded in scientific research? So साइंटिफिक रिसर्च में किस किस को शामिल नहीं किया गया है, पहला है एम्पेरिसिज्म, रिमूवल ऑफ एरर्स, सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन प्रिडिक्टिव इन्फेरेंसेस। साइंटिफिक रिसर्च जानना पहले जरूरी है आपके लिए। सो साइंटिफिक रिसर्च में डिलीजेंट इंक्वायरी होती है, इसमें क्या होता है, एक सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन होती है। अब देखो स्टूडेंट, साइंटिफिक रिसर्च में अब आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कोई भी केमिकल उठाया एंड उसको मिला दिया, ऐसा तो नहीं होता। वो क्या होता है, एक सिस्टम के साथ वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो किस किस चीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया ये आपको बताते हैं। सो इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली, ठीक है। इस क्वेश्चन में समझाने का कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को साइंटिफिक रिसर्च का मतलब पता है तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक टर्म है, उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ जो कि पहली बार अभी यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं। अनएथिकल रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारी यूनिट 2 है, इसमें
रिसर्च एथिक्स नाम का एक टॉपिक आता है जिसमें कि एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। हर एक काम को करने के लिए कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सो साइंटिफिक रिसर्च में एक तो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, इसकी जगह ऑब्जेक्टिविटी होती है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अनैतिक, यानी कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है, एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। नॉन प्रिडिक्टिव इंटरफेसेस, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना हम बोल सकते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या इसका आंसर आएगा, वो प्रिडिक्ट करना हो सकता है। सो ये नॉन प्रिडिक्टिव इन्फेरेंस नहीं होता, ये प्रिडिक्टिव इन्फेरेंस होता है। इसी वजह से सी, डी एंड ई ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा गया था किसको शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ने से पहले ये भी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे 2024 एमपी सेट एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका फीडबैक आप देख सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने हमारे पेपर 1 की मदद से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आप सभी यहाँ पर देखिए हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी डेली लाइव क्लासेस ने उनको कितनी ज्यादा हेल्प की है। 3 to 4 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई की स्टूडेंट्स ने और पेपर 1 में 78 मार्क्स लिए हैं और इससे उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। 2023 का डेटा देखिए, ये हमारे सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप सबको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं, आपको क्लास के बाद सारी पीडीएफ मिलती हैं, कोई भी आपके अगर कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो ये सब हमारे ही ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखिए हमारी क्लासेस से अपना एग्जामिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की हेल्प से। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके कोर्सेज की पूरी जानकारी भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस इस तरह के आ गए हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पूछा गया है वर्बल फॉर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्फेरेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, यानी कि शास्त्रीय भारतीय स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार मौखिक रूप अनुमान का एक अभिन्न अंग है। वर्बल फॉर्म होता है बोलकर। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलकर कोई बात बता रही हूँ, पर्सन ए पर्सन बी से बोलकर बात करता है, पर्सन सी पर्सन डी से इशारों में बात करता है। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि बोलकर बातचीत करना जो होता है ये क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से एक इन्फेरेंस होता है, इन्फेरेंस का पार्ट होता है। स्टेटमेंट सेकंड बोलती है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंडक्शन एंड रिडक्शन एज इन्फेरेंशियल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इस लॉजिक के अंदर ये क्या करता है, इंडक्शन और डिडक्शन में डिफरेंस बताता है एज इन्फेरेंशियल प्रोसेस। ये दोनों इन्फेरेंशियल प्रोसेस के हिसाब से अलग हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें वर्बल फॉर्म के साथ साथ नॉन वर्बल फॉर्म को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। ये हमारा यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पूछा गया है। लिस्ट 1 में पॉल्यूटेंट्स गिवन है एंड इसमें हेल्थ इफेक्ट्स है, यानी कि किस प्रदूषक की वजह से स्वास्थ्य में कौन सा प्रभाव पड़ सकता है, ये हमें मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट है ओजोन। एलर्जिक, कार्किनोलॉजी, कार्किनोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट है जो सांस से रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट है ब्लर बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो धुंधला दिखने लगता है लोगों को। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें ध्यान से, सो इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो इससे आंखों में परेशानी होती है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसिंजेंसन होता है। एंड ओजोन की अगर हम बात करें तो इससे एलर्जेनिक होती है। ये इसका हेल्थ इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स
an initiative by National Skill Development Corporation is called? सो प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है, जिसको कि किसने बनाया था? इसको तक्षशिला। इसको क्या नाम रखा गया है? तक्षशिला। So Takshila National Portal for Trainers and Assessors is an initiative by NSDC यानी कि National Skill Development Corporation। किसके अंडर आता है? ये आता है आपका SIM के अंडर। SIM मतलब स्किल इंडिया मिशन। आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, ठीक है। सो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तक्षशिला जो है, ये नेशनल इंडिया मिशन के अंदर आता है। एंड द पोर्टल इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनर्स एंड असेसर्स लाइफ साइकिल। सो जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं या फिर मूल्यांकन करता होते हैं, उन लोगों का जो लाइफ साइकिल है, काम करने का तरीका है, जो भी चीजें हैं, उस चीजों को ये मैनेज करने के लिए बनाया गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें कि आप देख सकते हो, चाइल्ड हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू अ टास्क अलोन इज एबल टू डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पीयर्स एंड अडल्ट्स। एक स्टूडेंट ए है, उसको अगर कोई काम दिया जाए तो वो अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन वहीं अगर उनके साथ एक स्किल्ड स्टूडेंट है बी, जो कि उस काम में एक्सपर्ट है, उनको ऐड करके एक टीम बना दी जाए तो ए भी बहुत अच्छा काम करने लगता है किसी की मदद से, राइट। सो इस केस में उनको क्या बोला जाता है? इस केस में उस स्टूडेंट को बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स। यानी कि एक पर्सन अकेले में कितना काम कर सकता है? मान लीजिए एक पर्सन अकेले में सिर्फ 10% एवरेज के साथ काम कर सकता है, एंड वहीं अगर पर्सन बी को उनके साथ जोड़ दिया जाए या किसी स्किल्ड पर्सन को जोड़ दिया जाए तो उनका वर्किंग एवरेज जो है वो लगभग 80% पहुंच जाता है। सो ये जो गैप है इन दोनों की, पर्सन ए की परफॉर्मेंस में जो गैप है, इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगेन। A rapid application of ethical principles is not possible in ethnographic research. So, ethical principles जो होते हैं, यानी कि नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, उनका रैपिड एप्लीकेशन यानी कि उनका उपयोग करना पॉसिबल नहीं होता है एथनोग्राफिक रिसर्च में। सो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव रिसर्च का ही टाइप होता है, जिसमें कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसकी मदद से? सोशल और बिहेवियरल साइंस की मदद से। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है द प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल कॉन्सेंट इज थ्योरेटिकल एज प्री इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अफेक्ट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल जो होते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के, वो थ्योरेटिकल होते हैं, एज प्री इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अफेक्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग देखें, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ईमेल मैसेज हैज बीन सेंट फ्रॉम ए टू बी। देखो अब क्या हुआ, ईमेल मैसेज ए ने किसको भेजा? बी को भेजा, ठीक है। देन सी को भी भेजा, डी को भी भेजा, ई को भी भेजा एंड एफ को भी भेजा विद द फील्ड्स एज शोन बिलो। ए ने इन 5 लोगों को सेम मेल किया, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने बी को किया, सी और डी को उन्होंने सीसी में ऐड कर दिया, ई और एफ को उन्होंने बीसीसी में ऐड कर दिया। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्बन कॉपी सुनी होगी। सिंपल कार्बन आप लोगों ने बचपन में जरूर देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर अगर हम उस कार्बन शीट को रखते हैं, उसके ऊपर और एक और शीट को रखते हैं एंड उसमें लिखते हैं कुछ भी, एंड उसमें कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो सारा कार्बन के नीचे वाले यानी कि इस पेपर पे एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। सो ये होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। यानी कि हमने बीसीसी में जिस भी कैंडिडेट को ऐड किया होता है ईमेल करते समय, उसका नाम किसी को भी नहीं दिखता,
वो ब्लाइंड होते हैं, उनको किसी का नहीं दिखता और किसी को भी उनका नाम नहीं दिखता सिवाय उस पर्सन के जिसने मेल भेजा हो। तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, F does not know that C was sent the message। इसमें बोला गया है कि F को नहीं पता कि C को भी मैसेज भेजा गया है। C does not know that D was sent the message। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि D को भी नहीं पता, सॉरी C को भी नहीं पता कि D को भी मैसेज भेजा गया है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बोलता है E does not know that F was sent the message। क्या है कि E को नहीं पता कि F को भी मैसेज भेजा गया है। D does not know that B was sent the message। D को नहीं पता कि B को भी मैसेज भेजा गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तो आईसीटी पहली बार पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे हम आपको आज स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो राइट आंसर पे पहले जाते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3। देखो, कभी भी बीसीसी के अंदर कोई भी नाम है, किसी भी पर्सन का नाम अगर बीसीसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो उन लोगों को नहीं पता होता कि और किस किस को ये मैसेज गया है। इस समय पे ई और एफ को सिर्फ इतना पता है कि ए ने उनको मैसेज भेजा है। ई को सिर्फ इतना लगता है कि ए ने उसको मैसेज भेजा, एंड एफ को सिर्फ इतना पता है कि ए ने उनको मैसेज भेजा। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि अंधे हो चुके हैं, इनको अपने अलावा कुछ दूसरा नजर नहीं आ रहा कि और ये मैसेज किस किस को भेजा हुआ है। ओके, एंड वहीं अगर हम लोग कार्बन कॉपी की बात करें, तो डी को ये पता है कि सी को भी मैसेज आया है, एंड सी को भी पता है कि डी को मैसेज मिला है। क्योंकि ये सिर्फ कार्बन कॉपी है, ये ब्लाइंड नहीं है, इनको दिख रहा है। ओके, सो आई होप इस तरह से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी इस टॉपिक पे डाउट है, ठीक है, ईमेल से रिलेटेड जो है इस पे डाउट है, तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिसमें जरूर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टू अनदर, इट इज कॉल्ड। तो कम्युनिकेटेड मैसेज को अगर किसी के रेफरेंस से भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है मेटा मैसेज। सो मेटा मैसेज, मेटा का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी अगर इस टॉपिक की नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ, मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक बुक है, बुक में ये है चैप्टर नंबर 1, ये है चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 3, इस तरह से मल्टीपल चैप्टर्स हैं। एंड सबसे पहले बुक में क्या होता है? सबसे पहले बुक में होता है हमारे पास इंडेक्स। तो एक्चुअल डेटा क्या है? एक्चुअल डेटा ये चैप्टर्स है, और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हमारे पास इसका एक रेफरेंस है, यानी कि ये क्या है? ये डेटा है अबाउट दिस डेटा। Index is what? Index is data or information about this data or this chapter, all these chapters। okay, so कहीं पे भी communicate किया जाता है किसी के reference की मदद से, so उसको meta message बोलते हैं। Next question is given below are two statements। An increase in CO2 is expected to enhance global plant growth। okay, and next बोलते हैं deforestation can increase the biosphere's capacity। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, ये है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एक्चुअल में होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो, ये होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, यानी कि स्टेटमेंट को इनकरेक्ट क्यों बोला गया है कि डिफोरेस्टेशन यानी कि जो जंगल काटे जाते हैं उसकी वजह से बायोस्फीयर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि जीव मंडल की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स। तो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की लिमिटेशंस, easy access to conference sites can be used, email interviews with people in different time zones will be extremely participatory। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्रॉप आउट्स में अफेक्ट द डेटा क्वालिटी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है द अप्रोच इज कन्फाइंड टू द पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट।
करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड, सो राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया सी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन जो था प्रीवियस, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड था। रिमेम्बरिंग फैक्टर्स ऑफ मेमोरी और मीनिंग, ठीक है। रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। रिमेम्बर यानी कि किसी चीज को याद रखना, रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा करना कि कितना हम रिटेंशन कर पाते हैं किसी चीज का, रिकॉल मतलब कोई चीज हमने पढ़ी हुई है या उसके बारे में हमें पता थोड़ा बहुत है, वापस उस चीज को हम याद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ रहे हो, एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा, तो आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। रिटेंशन का मतलब होता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। रिकॉल का मतलब है मेंटल रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन लर्न्ड। एंड रिकॉग्निशन का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर जनरल रिटेनिंग पावर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट ट्रीटीज ऑन द साइंस ऑफ मेडिसिन। सो एंशिएंट ट्रीटीज यानी कि इनमें से कौन सा चिकित्सा विज्ञान पर प्राचीन ग्रंथ है? चरक संहिता, तुलवासूत्र, सुश्रुत सुश्रुत्र संहिता या फिर योगा सूत्र। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें दो ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दो ही करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो इसको भी हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो बी और डी या फिर ए और सी, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चरक संहिता होती क्या है। चरक संहिता इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा में इसका ये एक संस्कृत टेक्स्ट है। एंड अलोंग विद सुश्रुत संहिता, इट इज वन ऑफ द टू foundational text of this field that have survived from ancient India, and it is one of the three works that constituted the Tyagis. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आपने ये स्टेटमेंट अगर ध्यान से सुनी होगी, तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स आती है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये दोनों क्या है, फाउंडेशनल टेक्स्ट होते हैं। सो राइट आंसर है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग टीचर एडेड रीडिंग मटेरियल, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो आप मेरे सामने, आप सभी के सामने ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये क्या है, पीपीटी है, ई कंटेंट है, ठीक है, ऑन ई प्लेटफॉर्म। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग में, मैंने क्या किया, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी और ये सब चीजें ऐड कर दी। विच ऑप्शन द स्टूडेंट्स वुड चूज, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या चूज करेंगे, वो करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज, ठीक है, इज 975। सो ये 3 नंबर्स क्या है, ये आप लोगों को पता करना है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट देती हूँ, आंसर इसका मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो करना क्या होता है, रेशियो वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपको दिया हो तो इन 3 नंबर्स को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3x, 5x एंड 7x, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को इस तरह से बताती हूँ, 3x, 5x एंड 7x। इसमें क्या बोला है, तीनों नंबर्स का रेशियो इस तरह से गिवन है। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 975। ओके, तो जब हम इन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखना है, इन सबको प्लस कीजिए, फिर x की वैल्यू निकलेगी, देन x की वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएंगे, बस वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होगी। उन वैल्यूज को यहाँ से चेंज करके आप उसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन मूक्स वर्ड मैसिव means that there can be huge number of learners who can enroll for the course। यानी कि अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूक की बात की गई है, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा। मूक का मतलब क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज।
तो इसमें ये बोला गया है कि जो M फॉर मैसिव होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लर्नर्स इसमें जुड़ सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, यानी कि इस पाठ्यक्रम में वो अपना नामांकन कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलती है MOOC involves the use of ICT to make education accessible to students located in remote areas और who are unable to reach conventional classrooms। यानी कि MOOC क्या यूज करता है? MOOC ICT को यूज करता है। ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो MOOC एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिससे कि स्टूडेंट्स कहीं पे बैठकर भी किसी भी कोर्स को इजीली पढ़ सकते हैं अपने घर पे रहते हुए। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट 1 इज, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट्स अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये MOOC के रिगार्ड में बिल्कुल ट्रू है। इसमें MOOC की एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। सो MOOC क्या है? ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये एक फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें कि स्टूडेंट कहीं पे रहकर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन बोथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन था ये ICT यूनिट में था एंड ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 9 पीपल एंड एनवायरमेंट के अंदर आता है। सो पीपल एंड एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हमें बताना है कि दोनों में कॉमन चीजें यानी कि सामान्यताएं क्या क्या हैं। ऑप्शंस आर जीरो हंगर, लाइफ बिलो वाटर यानी कि शून्य भूख, पानी के नीचे का जीवन, नो पॉवर्टी यानी कि निर्धनता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी देश में, लाइफ ऑन अर्थ यानी कि धरती पे जीवन कैसा है, जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? लैंगिक समानता यानी कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष जो हैं वो एक समान है, ये इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं राइट आंसर पे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम लोग MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें होते हैं टोटल 8 गोल्स, ठीक है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें होते हैं हमारे पास टोटल 17 गोल्स। इन सभी गोल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहला गोल कौन सा है, दूसरा गोल कौन सा है, तीसरा गोल कौन सा है। ये बहुत इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप UGC नेट के किसी भी शिफ्ट की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा एंड देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, सो अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 8 गोल्स होते हैं एंड SDG में टोटल 17 गोल्स होते हैं। तो इनमें कॉमन गोल्स कौन कौन से हैं? कॉमन गोल्स एक तो है जीरो हंगर। इन गोल्स के अंदर क्या होता है कि हमें ये रखना है कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा ना रहे हमारी कंट्री में। तो दोनों ही गोल्स का एक उद्देश्य ये है, पहला गोल ये है, ठीक है। दूसरा आता है लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर वाटर जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है। नो पॉवर्टी यानी कि कोई भी गरीब ना रहे, निर्धन ना रहे हमारे देश में। उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ यानी कि धरती पे जीवन कैसा चल रहा है, कैसा रहने वाला है, ये भी नहीं है कॉमन गोल। उसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार दिए जाने चाहिए हर एक क्षेत्र में। ये भी दोनों में ही कॉमन गोल है। सो राइट आंसर क्या है? A, C एंड E ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का, जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स बिकॉज एज होमो we all evolved thousands of years ago. Which informal fallacy is committed in the above argument? देखो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है एंड हमें बताना है कि इसमें कौन सी फेलिसी को यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फेलिसी क्या होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, यानी कि अनौपचारिक भ्रांति क्या होती है। फेलिसी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट इज अ फॉल्स बिलीफ और रॉन्ग आइडिया, यानी कि झूठा विश्वास या फिर भ्रांत धारणा ये हो सकती है, कोई भी भ्रम ये हो सकता है।
ठीक है। सो भ्रम किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल को फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मनुष्य जानवर है क्योंकि होमो सेपियंस के रूप में हम अभी हजारों साल पहले विकसित हुए थे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मनुष्य भी पहले जानवर ही थे, अब जाकर हम बहुत हजार साल के बाद विकसित हो पाए हैं, तब हम ह्यूमन कहलाए हैं। ये कौन सी फैलेसी है, ये कौन सी अवधारणा है? इसका राइट आंसर बताती हूँ डायरेक्टली, वो है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिविजन। ओके, सो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है, हम मिस्टेकनली यानी कि गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से किसी भी बात का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए इसमें देखो, इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, इस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, इंसान पहले जानवर थे। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वानर रूप में हम हुआ करते थे, है ना? तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि अगर पूरी स्टेटमेंट में 0.1% भी सच है, थोड़ा सा भी सच है, तो उस पूरी स्टेटमेंट को हम सच मान लेंगे। ये होता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन। इसकी मैं एक डेफिनेशन बताती हूँ पहले इंग्लिश में, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये है, द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन मिस्टेकनली कंक्लूड दैट what is true for all the parts of something is also true of its whole। यानी कि 10 बातें हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक इंसान ने, ह्यूमन एनिमल था, उस पे 10 बातें बोली, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बातें सही है, बाकी 8 से 9 बातें गलत है। तो इन 1 से 2 सही बातों को ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे कि सारी बातें ही सच है। दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन, यानी कि रचना और विभाजन का भ्रम। इसमें सेकेंड फैलेसी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेड हेयरिंग फैलेसी। इससे हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो रेड हेयरिंग फैलेसी क्या करती है, ये मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। पर्सन ए पर्सन बी से बात कर रहा है, लेकिन पर्सन बी ने क्या किया, बात करते करते कई बार होता है ना, हम टॉपिक से भटक जाते हैं, टॉपिक ही बदल देते हैं, या फिर वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो होता है रेड हियरिंग फैलेसी। या फिर इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ए ने बी को कोई बात बताई, बी ने उस बात को थोड़ा सा चेंज करके सी को बता दिया, सी ने उस बात को थोड़ा सा चेंज करके डी को बता दिया। अब अगर हम देखें, सो ए ने कुछ और बोला था, ए ने x इज इक्वल्स टू वाई बोला था, और डी तक पहुंचते पहुंचते बात कुछ की कुछ हो गई। ये होता है रेड हियरिंग, यानी कि हमने सुना कुछ और, बोला कुछ और, समझा कुछ और, आगे बात किसी दूसरे पर्सन को कुछ और ही बता दी। ओके, next question is, classroom communication is often referred to as which type of communication? So कक्षा में जो भी संचार होता है वो किस रूप का होता है? इनडायरेक्ट, नॉन कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस या फिर एमोरफस? सो राइट आंसर है कॉन्टिग्यूअस। सो कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग एक्चुअल में किसी के साथ कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी के साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, किसी पर्सन के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के साथ हम लोग फिजिकली टच हो रहे हैं। अब जैसे क्लासरूम में है, दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ए एंड बी एक ही बेंच पे बैठे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर रहे हैं, एक साथ एक ही जगह पे भी बैठे हैं, वो बाउंड्री शेयर हो गया, फिजिकल टच भी हो रहा है, बिल्कुल एक साथ हैं, क्योंकि ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको कॉन्टिग्यूअस कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जो लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो सब आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, when the speaker does not explicitly state what their intentions or feelings are। अब पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई बात बता दी, बट उसको एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो इस समय पे क्या फील कर रहे हैं, उन्होंने उनको एक हिंट दे दिया, उनको एक आइडिया दे दिया। अब बी समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये होती है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आईसीटी यूनिट पर बेस्ड, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। सो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। सो माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो का मतलब होता है शॉर्ट, ब्लॉगिंग सिंपल ब्लॉग, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट होती है जो कि डिजाइन की गई है किसके लिए, फॉर क्विक एंड डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर क्विक एंड डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, यानी कि ऑडियंस के साथ, मान लीजिए
ये ए नाम का एक माइक्रो ब्लॉग है। यहाँ पे 1000 ऑडियंस है, 1000 लोगों की ऑडियंस है। डायरेक्टली कैसे लोग इसके साथ क्विकली इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा कोई भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या फिर कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है, सो कौन सी वो चीजें हैं? पिंटरेस्ट, ईबे, टम्बलर, इंस्टाग्राम, ट्विटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से काफी के आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ओके, सो इंस्टाग्राम में क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल सबसे पहले ले रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी जहां पे है वो करेक्ट होंगे, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ट्विटर का नाम भी सुना होगा, सो ऑप्शन डी एंड ई। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पिंटरेस्ट। इसमें भी डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड उसके साथ ही आ जाता है टम्बलर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा इसका नाम गलत हो चुका है, एक्चुअल में ये टम्बलर ही है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए, सी, डी एंड ई ओनली। तो ये सारे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है। अब अगर हम लोग ईबे की बात करें, ईबे क्या है? ये कोई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये क्या है? एक ऑक्शन है, ऑक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी। ऑक्शन आप लोगों को पता होगा, जो बोली लगाई जाती है किसी चीज की। ऑनलाइन अगर आपको बोली लगानी है या इस तरह से ट्रेड करना है, ट्रेडिंग कंपनी है ये। ठीक है, तो उसके लिए ईबे यूज होता है। Next question is, which one of the following developmental areas or of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy? So correct answer है option number C, social development। तो अगर देखो कौन सा डेवलपमेंटल एरिया है जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट यहाँ पे किया जाता है। अगर एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा बाकी के बच्चों के साथ खेलना पसंद भी नहीं करता, एंड वो थोड़ा शर्माता है, वहां पे शाय फील करता है, तो वो उस बच्चे की सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास में थोड़ी कमी रह गई है, इसीलिए वो लोगों के साथ बाहर जल्दी से घुल मिल नहीं पाता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से, जो कि आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली आंसर पे जाती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने आईसीटी में ये कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू हेक्साडेसिमल डिजिट्स सी एंड डी आर एडेड टुगेदर। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वो ये है कि सी का हेक्साडेसिमल वैल्यू, सी की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 12, डी की वैल्यू होती है 13। सिमिलरली बी की होती है 11, ए की होती है 10। उससे पहले 0 से लेकर के 9 तक जो है वो नंबर्स ही चलते हैं। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को हम बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं और 13 को डी बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू ए, सी और डी को हम ऐड कर देते हैं तो क्या नंबर बनेगा? तो सी और डी को जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो पहले तो बन जाएगा 25, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो ये 25 है नॉर्मल नंबर। अब 25 क्या होता है? 16 प्लस 9 होता है। फिर से हमें इसको कन्वर्ट करना होता है, तो 16 की वैल्यू होती है 10 एंड 9 की वैल्यू होती है 9। ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद हम 10 और 9 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 19। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है 19। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आईसीटी बिल्कुल भी नहीं आता, इस तरह का टॉपिक अगर पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्टूडेंट्स, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इस तरह के डेसिमल कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। Next question is, which of the following are examples of secondary air pollutants? So secondary air pollutants क्या होते हैं ये आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ, फिर हम ऑप्शंस की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से बनते हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि एयर में यानी कि हवा में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इनकी मदद से क्रिएट किए जाते हैं। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में एक एग्जाम्पल आता है सबसे पहले हमारे पास ओजोन, जिसको किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? HC के द्वारा। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, एंड NOx के द्वारा यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन
हाइड्रोकार्बन्स को मिला करके ये अगर सनलाइट में रखा जाए तो ओजोन बनता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इसमें प्राइमरी भी इंक्लूडेड है। तो ये तो ज्यादा डिटेल की बात थी कि एग्जैक्टली सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ए, सी एंड डी आप देख सकते हो, ए, सी एंड डी ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ओके, इसके अलावा जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको सनलाइट में हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी ज्यादा ये होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपने सल्फेट देखा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। 6, 18, 90, 6, 30, 6, 9, 3, 0, 8, 3, 1, 6, 0। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर है 2022 की शिफ्ट्स का, वो सुबह 10 बजे जो हमारा लाइव लेक्चर होता है उसमें हम पूरे कवर करते हैं। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको मैथ्स के आंसर बताती हूँ, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो इसका आंसर है 83160। रीजन बता देती हूँ कि बाकी के सारे नंबर जो हैं ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये सीरीज में थोड़ा अलग नंबर है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 बोलती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड बाय पीपल टू गेट सिंपैथी, इग्नोर फेलो ट्रेवलर्स, प्लेकेट और एम्ब्रेस एनिमीज एंड कंफर्ट फ्रेंड्स, यानी कि लोगों द्वारा सहानुभूति प्राप्त करने, साथी यात्रियों की उपेक्षा करने, शत्रुओं को शांत करने या शर्मिंदा करने और दोस्तों को आराम देने के लिए संवादात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज सफर्स फ्रॉम इमोशनल लोडिंग्स, पोलर वर्ड्स एंड फिक्सेशियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं हम, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है। डायरेक्टली ये कम्यूटेटिव लैंग्वेज की डेफिनेशंस दी गई है, तो इसमें समझाने का भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फेरेंस एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस टू द पर्टिकुलर प्रेजेंट केस। तो पहला है यहाँ पे सुकरात नश्वर है, क्योंकि वो एक आदमी है, जो भी मनुष्य है वो नश्वर है, जैसे कि पाइथागोरस, ठीक है। सुकरात, सोक्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि निरपवाद रूप से नश्वर है, एंड इसीलिए सुकरात नश्वर है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे, कौन से ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा है देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, ये सिर्फ ट्रू है। इस चीजों को हमने कैसे रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सुकरात नश्वर है, यानी कि सुकरात जो है वो मॉर्टल है, बिकॉज ही इज अ मैन, क्योंकि ये क्या है, ये मैन भी है। whoever is a man is a mortal, जैसे कि जो भी मैन है वो मोर्टल है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, ठीक है। सोक्रेट इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली अ मोर्टल, तो ये क्या है, इनवेरिएबली एक मोर्टल भी है, यानी कि निरपवाद रूप से नश्वर है, देयरफॉर सोक्रेट इज मोर्टल। सो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो कंक्लूजन हमारे पास यही आता है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following propositions are logically equivalent to no women are dishonest human beings। तो सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ये एक टाइप होता है रिलेशनशिप का, जो कि दो स्टेटमेंट्स के बीच होता है। मेरे पास स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, जिसको कि लॉजिकल इक्विवेलेंस बोला जाता है। ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर आती है चीजें, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कुछ चीजें, जो कि है AEIO, इस पे भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल, जैसे इस स्टेटमेंट के आगे ए लिखा है, ऑल लिखा है, तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ई का मतलब होता है नो, जैसे स्टेटमेंट के आगे
नो है तो ये ई स्टेटमेंट है। आई का मतलब क्या होता है, सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो ये चीजें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नो विमेन आर डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, तो नो यानी कि ये किसकी स्टेटमेंट है, ई की स्टेटमेंट है। अब हमें बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट इसमें कौन सी स्टेटमेंट है। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि नो विमेन आर डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, तो इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा नो डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर विमेन, राइट। ये स्टेटमेंट आपको सुनने में भी वैसी लग रही होगी। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है इसके साथ ट्रू, वो होगी ऑल विमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका कैसे मैंने सॉल्व किया, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसमें लिंक मिल जाए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा उस वाली वीडियो में भी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। द राधाकृष्णन कमीशन, ये हमारा हायर एजुकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, recommended to standardize university teaching in India. Statement 2 बोलती है the Radhakrishnan Commission also suggested the establishment of an all India university examination board. तो राधाकृष्णन कमीशन क्या है, ये एक ऐसा कमीशन है जिसको कि सेटअप किया गया था ताकि वो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसका ध्यान रख सके, ठीक है, उनकी कंडीशन का ध्यान रख सके, एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशंस दैट मे हेल्प इन इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ये सजेशंस भी दे सकते हैं कि कैसे वो अपना एक क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें कि बोला गया है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। क्यों, क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द establishment of all India University एग्जामिनेशन बोर्ड। सो एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड इसका कोई भी सजेशन नहीं था, इन्होंने सिर्फ सजेशन ये दिए थे कि कैसे वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर हैज टू एक्ट एज। तो जब भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागी अवलोकन की बात करते हैं, तो एक रिसर्चर को कैसे एक्ट करना चाहिए, एक प्रोफेशनल स्ट्रेंजर की तरह, यानी कि पेशेवर अजनबी की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है रिसर्च की फील्ड में जिसको कि बेसिकली यूज किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इन दो तरह की रिसर्च के अंदर इसको जनरली यूज किया जाता है। कौन इसको यूज करता है, इसको इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे कौन है, इन्वेस्टिगेटर्स है यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके द्वारा ये किया जाता है जिसमें कि वो स्टडी करते हैं एक ग्रुप के लाइफस्टाइल की बाय शेयरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। लास्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, बातचीत यहाँ वहां होती है, पर्सन ए और पर्सन बी कोई बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्स या फिर किसी लैंग्वेज का यूज ना करते हुए, या तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि अपने मुंह से जो हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं, आंखों को हिलाते हुए इस तरह से एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है, या फिर जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथों के इशारे से कुछ वो बोल रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यानी कि शब्दों का यूज नहीं करते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ इशारों से बात करते हैं, ओके। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी डी एंड ई ओनली। ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो अनैच्छिक होता है, यानी कि वॉलेंटरी नहीं होता, वॉलेंटियर होते हैं जो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं, इनवॉलेंटरी होता है जो कि लोग अपनी इच्छा से नहीं करते। मान लीजिए कोई डेफ है, कोई पर्सन बोल नहीं सकता तो उनको इशारे करने पड़ते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है समझने वालों के लिए, बट करते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रासंगिक होते हैं, एंड सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक ये होते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सी डी एंड ई ओनली। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने
10 अक्टूबर 2022 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के लेकर आती रहूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें एंड आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।